दोस्तों, जरा सोचिए कि कोई इंसान हजारों साल से जिंदा हो, मतलब वो बूढ़ा ही ना हो, मरता ही ना हो, और ये सच आपके किसी करीबी दोस्त के बारे में निकल जाए तो क्या होगा। आज मैं आपको एक ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूँ। इस मूवी का नाम है द मैन फ्रॉम अर्थ। यकीन मानिए, यह मूवी न तो बड़ी बड़ी लोकेशंस दिखाती है, न ही कोई एक्शन सीन्स। पूरी कहानी सिर्फ एक कमरे में है। कुछ दोस्तों के बीच बातचीत होती है, लेकिन जो बातें होंगी वो आपकी सोच बदल करके जरूर रख देंगी। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जॉन नाम के शख्स से। वह अपने घर का सामान पैक कर रहा होता है क्योंकि वह कहीं और शिफ्ट हो रहा है। तभी उसके दोस्त और कलीग्स वहां पर पहुंच जाते हैं। दरअसल जॉन ने एक छोटी सी पार्टी रखी होती है और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए उसके दोस्त उसके घर पर आए होते हैं। ये सभी लोग प्रोफेसर हैं और अपने अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं। इसी दौरान एडिथ, जो कि एक हिस्ट्री की प्रोफेसर है, एक पेंटिंग को देखती है और उसे पहचान लेती है कि वह वैन गॉग की पेंटिंग है। वह जॉन से पूछती है कि क्या यह असली पेंटिंग है। जॉन कहता है कि नहीं, यह मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी, और फिर वह उस पेंटिंग को अपने ट्रक में रख देता है। घर के अंदर जब सब दोस्त बैठते हैं तो माहौल थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। डेन, जो सोशल कल्चर जानने वाला है, जॉन से नाराजगी से पूछता है कि तुम अचानक हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है। जॉन मुस्कुरा कर कहता है कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस मुझे जाना होगा। इसी बीच आती है सैंडी। वह एक हिस्टोरियन है और फिलहाल जॉन के साथ रिलेशनशिप में है। वहीं पास में खड़ा है हैरी, जो बायोलॉजिस्ट है। सैंडी एक बहुत ही पुराना सा हड्डी का टुकड़ा उठाकर सबको दिखाती है। सभी लोग उसे देखने लगते हैं और जॉन से पूछते हैं कि यह किसके लिए है। जॉन कहता है कि इसे मैं अपने घर को सजाता हूँ। थोड़ी देर बाद उनका एक और दोस्त आर्ट आता है। आर्ट अपने एक स्टूडेंट लिंडा को भी साथ में लेके आता है, जो कि बहुत ही धार्मिक है और हमेशा हर जगह स्टडी करती रहती है। ड्रिंकिंग और थोड़ी सी बातचीत के बाद सारे दोस्त जॉन से पूछते हैं कि आखिर असली वजह क्या है, तुम हमें बता क्यों नहीं रहे हो, अचानक घर छोड़कर क्यों जा रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, हम मदद कर सकते हैं। यहीं से जॉन एक अजीब सा सवाल उठाता है। वह पूछता है कि अगर मैं कहूँ कि कोई इंसान पृथ्वी पर जब से पैदा हुआ है, जब से आज तक जिंदा है, तो आप क्या सोचोगे। दोस्त पहले हंसते हैं और कहते हैं कि क्या तुम कोई साइंस फिक्शन स्टोरी लिख रहे हो। कोई कहता है कि वह इंसान तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। फिर कोई कहता है तो क्या वह अमर होगा। इस पर हैरी थोड़ा सा साइंटिफिक जवाब देता है, हाँ, थ्योरी के हिसाब से ऐसा होना संभव हो सकता है, बशर्ते कि उसके शरीर की कोशिकाएं लगातार रीजनरेट होती रहें। तब ना वह बूढ़ा होगा, ना ही उसकी उम्र घटेगी। बातें आगे बढ़ती है और धीरे धीरे माहौल गंभीर होता जाता है। जॉन आखिरकार एक सीक्रेट बताता है। दरअसल वह वही इंसान है। सब दोस्त हैरान रह जाते हैं। फिर जॉन अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता है। हर 10 साल में वह अपनी लोकेशन बदलता रहता है ताकि लोग नोटिस न कर सके कि वह बूढ़ा नहीं हो रहा। इसी वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है, और यह पहली बार नहीं है। अब देखते देखते वहां बैठे लोगों का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। सब और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जॉन से कहते हैं कि यह तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अपनी कहानी और सुनाओ और बताओ कि क्या तुम सच में वही कैवमैन हो जो अब तक इस धरती पर जी रहा है। जॉन मुस्कुरा कर कहता है कि हाँ, आप लोग मुझे कैवमैन समझ सकते हैं। मेरी उम्र लगभग 14,000 साल है। इतने सालों से मैं लगातार जी रहा हूँ। कई हजार साल पहले जब मैं अपने ग्रुप के साथ रहता था, तब बाकी लोग धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे, लेकिन मेरी उम्र हमेशा 28 साल की ही लगती थी, जैसा आप लोग मुझे अभी देख रहे हैं। उन लोगों को लगने लगा कि मैं उनकी उम्र चुरा रहा हूँ। उन्होंने मुझे श्रापित मान लिया। इसी कारण से मुझे अपने ग्रुप को छोड़कर किसी और रास्ते पर निकल पड़ा और दुनिया में घूमना शुरू कर दिया। तब से मैं बार बार अपनी लोकेशंस बदलता रहता हूँ ताकि कोई भी मुझे पहचान ना पाए। तभी आर्ट पूछता है कि उस समय पृथ्वी कैसी दिखती थी। जॉन जवाब देता है कि जब मैं अपने ग्रुप से अलग हुआ था तो मैंने अलग अलग जगह देखी। उस वक्त धरती पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। हजारों साल पहले महाद्वीप एक ही जगह थे और समुद्र एक और फैला हुआ था। मैंने इन्हीं सब बदलावों को अपनी आंखों से देखा है। समय के साथ महाद्वीप अलग हुए और आज की स्थिति बन गई। मैं लगातार यात्रा करता रहा, सूरज को अलग अलग जगहों से उगते देखा है। यही मेरी जर्नी रही है। इस सफर में मैंने अलग अलग सभ्यताओं को करीब से देखा, उनकी भाषाएं सीखी, उनके काफिलों के साथ काम किया। ऐसे ही करते करते मैंने लगभग 2000 साल प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सीखा। फिर जॉन बताता है कि इसके बाद मैं 1994 बीसी में बेबीलोन पहुंचा। वहां मैंने लोगों की संस्कृति और उनकी भाषा सीखी। फिर मैं आगे बढ़ते बढ़ते भारत आया और वहां एक महान इंसान से मिला जिनका नाम गौतम बुद्ध था। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। बुद्ध मुझे अपने पास रखते थे और समझते थे कि मैं दूसरों से थोड़ा सा अलग हूँ।
मैं उनसे अपनी सच्चाई बताना चाहता था लेकिन कभी कह नहीं पाया और मैं बुद्ध के अंतिम समय तक उनके साथ में था। इसी बीच कहानी और दिलचस्प हो जाती है। वहाँ एक डॉक्टर विल आता है। उसे अर्ट ने बुलाया था क्योंकि उसे लगा कि जॉन कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा है और उसे किसी मानसिक इलाज की जरूरत है। डॉक्टर विल जॉन से गंभीर सवाल पूछते हैं। उसका पहला सवाल होता है कि इतने 1000 सालों में क्या तुम्हें कभी भी चोट नहीं लगी? क्या तुम कभी भी बीमार नहीं हुए? जॉन कहता है कि हाँ, मुझे बीमारियां हुई लेकिन मैं हर बार बच गया। ये सुनकर लोग और भी ज्यादा शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जॉन झूठ बोल रहा है या फिर उनका मजाक उड़ा रहा है। तभी जॉन आगे कहता है कि मेरे पास ढेर सारी डिग्रियां हैं। आप सभी प्रोफेसर हैं लेकिन मेरी लाइब्रेरी में इनसे भी ज्यादा डिग्रियां हैं। मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। अब आपके पास हजारों साल हों तो आप कुछ भी कर सकते हैं और मैंने भी वही किया। इतना सुनकर विल अचानक खड़ा हो जाता है। वह गुस्से में अपनी जेब से बंदूक निकालकर जॉन पर तान देता है और कहता है कि अगर मैं अभी तुम्हें गोली मार दूं तो क्या तुम मर जाओगे या फिर मेरे गोली मारने के बावजूद भी तुम बच जाओगे? जॉन कहता है कि मेरी उम्र ज्यादा है, अगर तुम मुझे घायल करोगे तो खून निकलेगा। मैं अमर नहीं हूँ क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। ये सुनकर विल अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और एक अजीब सा अभिनय करता है। उसकी एक्टिंग देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि विल के पास सचमुच में बंदूक है, लेकिन वैसा नहीं था। इसके बाद विल जॉन से एक और सवाल पूछता है। इतनी लंबी जिंदगी जीने के बाद तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम जिंदगी से थक चुके हो या नहीं? जॉन शांत होकर जवाब देता है कि हाँ, मुझे अब थकान महसूस होती है। धीरे धीरे सब बोरिंग लगने लगता है। इसी बोरियत को मिटाने के लिए मैं हमेशा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ, नए रिश्ते बनाता हूँ और यही सिलसिला मेरी जिंदगी का हिस्सा है। फिर कोई पूछता है कि तुम्हारे पिता कौन है? जॉन कहता है कि मुझे याद नहीं। इसके बाद जॉन अपनी फैमिली के बारे में बताता है। जॉन कहता है कि असल में मेरी कोई फैमिली ही नहीं है। जब भी मैं परिवार बनाता हूँ मुझे बीच में ही छोड़कर जाना पड़ता है। अगर मैं उसके साथ लगातार रहूं तो मेरे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और मेरे सामने ही उनकी मौत हो जाएगी, इसलिए मैं हमेशा आगे बढ़ता रहता हूं। यह सुनकर विल गुस्से में कहता है, तो तुम्हारे लिए रिश्तों की कोई वैल्यू ही नहीं। तुम किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि कोई ऐसा जीव हो जो लोगों की जिंदगी से खेलता है। तुम खून चूसने वाले वैम्पायर जैसे हो। तुम्हें पता भी है जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो कितना दर्द होता है। जब कोई मरता है तो हम किस तरह टूट जाते हैं। क्या तुम यह समझ भी सकते हो या नहीं? इसी बहस के दौरान विल बहुत इमोशनल हो जाता है। वह जेब से असली बंदूक निकालता है और जॉन पर तान देता है। गुस्से में कहता है कि अगर मैं अभी तुम्हें गोली मार दूं तो क्या तुम बस जख्मी हो जाओगे या फिर मर जाओगे? डैन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन विल बिना कुछ कहे बंदूक वापस जेब में रख लेता है और गुस्से में बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद हैरी सबको बताता है कि कल ही विल के बेटे की मौत हो गई थी, इसलिए वह जरा परेशान है। यह सुनकर जॉन तुरंत बाहर भागता है और विल के पास पहुंचकर उससे माफी मांगता है। वह उसके हाथ में रखी बंदूक वापस अपने हाथ में लेता है ताकि विल डिप्रेशन में आकर खुद को नुकसान न पहुंचा दे। जब जॉन उस बंदूक को देखता है तो उसे पता चलता है कि वह असली बंदूक है, लेकिन उस बंदूक में गोलियां नहीं थी। अंदर लौटने के बाद सब लोग जॉन से जिंदगी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। डैन कहता है कि मुझे जॉन पर शक नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वह ऐसा इंसान नहीं है। थोड़ी देर बाद टाइम बिताने के लिए सब लोग जॉन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह अपनी कहानी को आगे जारी रखे। इसी दौरान लिंडा जॉन से पूछती है कि क्या तुमने डायनासोर देखे हैं? जॉन हंसकर कहता है कि नहीं, वह मेरे जन्म से पहले ही खत्म हो चुके थे। इसके बाद जॉन अपनी जिंदगी के एक और घटना के बारे में बताता है। मैं ब्राजील में एक ऐसे ही इंसान से मिला जो मेरी ही तरह था। उसकी उम्र भी नहीं बढ़ती थी। हम दोनों लगभग 200 साल तक साथ में थे। एक दिन हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे लेकिन भीड़ में वह अचानक खो गया। मैंने उसे बहुत खोजा पर वह कहीं नहीं मिला। वह मेरी जिंदगी की सबसे अजीबोगरीब घटनाओं में से एक थी। धीरे धीरे बातचीत का रुख धर्म की ओर मुड़ने लगा। लोग जॉन से पूछते कि क्या तुम भगवान को मानते हो? जॉन कहता है कि नहीं, मैं किसी भी गुट को नहीं मानता। तभी डैन जॉन से पूछता है कि क्या तुम हमारे धर्मों में से तुम किसी से मिले हो, जैसे कि तुम गौतम बुद्ध से मिले थे? जॉन पहले तो टाल देता है लेकिन फिर सभी के जोर देने पर अपनी कहानी को जारी रखता है। जॉन बताता है कि गौतम बुद्ध के जाने के लगभग 100 से 200 साल बाद वह रोम पहुंचा। वहां मैं गौतम बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं को लोगों को सिखाने लगा, लेकिन वहां के लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने मुझे बहुत सताया, यहाँ तक कि सूली पर चढ़ा दिया और गुफा में बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद मैं वहां से निकल गया और यूं ही कहानी फैल गई। जॉन आगे कहता है कि लेकिन यह सब किसी सिंपल वे में हुआ था।
जिन्होंने मुझे जीसस कहा वह सिर्फ कहानियां बना बैठे। यह सुनकर आर्ट जॉन से कहता है कि अगर तुम्हें सच में सूली पर चढ़ा दिया गया था तो तुम्हारे हाथ पैरों में निशान कहाँ हैं? जॉन जवाब देता है, वे लोग मेरे हाथ पैरों में कील नहीं ठोकते थे, उन्होंने बस रस्सियों से मुझे बांध दिया था। इसी तरह बातचीत चलती रहती है। तभी विल फिर से जॉन के घर पर लौट आता है। बाहर बहुत ही ठंड होती है, इसीलिए वह घर नहीं जा पाया। सुबह होते होते विल जॉन से सीधा सवाल करता है, क्या तुम सच में अपने आप को जीसस मानते हो? जॉन कहता है कि पता नहीं, लेकिन मेरी कहानी यही है। उसके बाद जॉन थोड़ी देर ठंडी हवा लेने के लिए बाहर निकल जाता है। अंदर बाकी लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि उससे आगे क्या पूछा जाए। इसी बीच एडिथ, जो कि बहुत ही धार्मिक है, वह कहती है कि मैंने बचपन से ही बाइबल पढ़ी है, इसमें जीसस के जीवन से जुड़े किस्से पढ़े हैं। इस पर बिल कहता है कि हिस्ट्री अलग से इंसानों द्वारा भरी गई खाली जगहों का मिश्रण है। कुछ कहानियां यहाँ से उठाई है तो कुछ वहां से, और फिर उन्हें जोड़कर इतिहास बना दिया गया है। तभी जॉन से एक और सवाल किया जाता है, फेथ शब्द का मतलब क्या है? यह शब्द कहाँ से आया? जॉन जवाब देता है कि यह शब्द गॉड इज ग्रेसियस या फिर गॉड इज सेल्वियस से निकलता है। देश की अपनी अपनी भाषाओं में इसे अलग अलग कहा जाता है। ग्रीक में विशेष कहते हैं, लैटिन में लेस, और आखिरकार मिडिल लैटिन में इसका रूप बना दिया गया था। लोग कहते हैं कि जीसस के पिता गॉड थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे पिता कौन थे यह तो मुझे भी याद नहीं। मैंने कभी कोई चमत्कार नहीं किया, न तो मैं पानी पर चला, न ही कभी मरे हुए को जिंदा किया। मुझे कुछ मेडिसिन की जानकारी थी जो मैंने गौतम बुद्ध से सीखी थी। उसी नॉलेज से मैंने लोगों की बीमारियों को दूर किया, उनकी जानें बचाई। इसी वजह से लोग मुझे मेडिसिन मैन भी कहते थे। यह सुनने के बाद कमरे का माहौल बहुत ही गंभीर हो जाता है। एडिथ, जो कि बहुत ही धार्मिक थी, अचानक रोने लगती है और कहती है कि तुम जीसस नहीं हो सकते। बिल गुस्से से उठता है और जॉन से कहता है कि बस अब यह बातचीत खत्म करो, सबको साफ साफ बता दो कि यह कहानी सिर्फ एक फेरी टेल है। तुम्हारी वजह से सबकी हालत देखो कैसी हो गई है। काफी देर सोचने के बाद जॉन अपनी सीट से उठता है और कहता है कि हाँ, यह सब एक कहानी है, मैंने इसे लिखा है, यह सब बस एक फ्रिक्शन है। फिर जॉन सबको समझाता है कि असल में मेरा एक दोस्त ने मुझे कई किताबें दी थी, मैंने उन्हें पढ़ा और उसी से कहानी बना डाली जो मैं अभी सबको सुना रहा था। यह सुनने के बाद सब लोग अलग अलग रिएक्शन देते हैं और धीरे धीरे जॉन के घर को छोड़कर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन सैंडी और लिंडा दोनों को जॉन की बातों पर पूरा यकीन था। जब सब लोग चले जाते हैं तो जॉन और सैंडी बाहर आते हैं। सैंडी जॉन से पूछती है कि तुम्हारा असली नाम क्या है? जॉन कहता है कि हर सदी में मेरा नाम बदलता रहा है। जॉन सैंडी को कुछ नाम बताने लगता है, तभी वह एक नाम बोलता है, जॉन थॉमस पैटी। इसी बीच बिल ये नाम सुन लेता है। वह अचानक बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि 60 साल पहले उसके पिता का नाम यही था। जॉन बिल को संभालते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ का नाम नोवा था और तुम्हारे कुत्ते का नाम मुझे आज भी याद है। यह सब सुनकर बिल बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। अब साफ हो जाता है कि जॉन घर के अंदर जो कहानी सुना रहा था वह सच थी। दरअसल जॉन ही बिल का पिता था। ये सुनते ही बिल को दिल का दौरा पड़ता है। जॉन तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है। उसके बाद वह थोड़ी दूर जाकर रुकता है और सैंडी का इंतजार करता है। सैंडी उसके पास आती है और जॉन के साथ चली जाती है और यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी आपको यह कहानी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्द ही हाजिर होता हूँ ऐसी क्लासिक शानदार फिल्मों का एक्सप्लेनेशन लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।